हेलो दोस्तों। अब हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। 9 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे बचे हैं 10, 11, 12, 13। 4 चैप्टर्स बचे हैं। वेक्टर अलजेब्रा और 3D एक यूनिट है। इसके बाद 3 डायमेंशनल जो हमें पढ़ना है, दोनों को मिला के 10, 12 मार्क्स का आ जाता है एग्जाम में। स्कोरिंग वाले चैप्टर हैं जो स्कोर इंक्रीज करवाते हैं, 10 भी, 11 भी और 12, 13 भी। तो 9 चैप्टर्स में हमने कैलकुलस भी पढ़ ली, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली। यहाँ पे कैलकुलस भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत माइनर सी है ना। किसी किसी बच्चे को इंटीग्रेशन से बहुत डर लगता है। पर ये वाले चैप्टर थे, ये स्कोरिंग करवाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, फॉर्मूले याद होंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है। तो जिनके पास फिजिक्स है वो तो वेक्टर पढ़ चुके होंगे 11वीं क्लास में भी। यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा है ना, उन्हें जल्दी समझ में आ जाएगा, पर जिनके पास नहीं हो उन्हें भी आ जाएगा बहुत आराम से समझ। ठीक है, चलते हैं ना। स्टार्टिंग कैसे करते हैं ना, वेक्टर का मतलब ही डायरेक्शन होता है ना। वो बेसिक मीनिंग है 10th क्लास वाला, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा 3D हम एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसे मान लो वाई, इसे मान लो बेटा एक्स, और इसे मान लो जेड, है ना। इंटरचेंज भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तीनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। तो वेक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कोई वेक्टर लिखता हूं मैं ए, उस पे ऐसे लगाना होगा एरो। वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। जैसे 2i कैप। अब कैप का क्या मतलब होता है अभी बताएंगे, है ना। 3j कैप, 4k कैप। i j k के फॉर्म में ही वेक्टर को लिखा जाता है ना। तो आई कैप जो रिप्रेजेंट करता है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस की तरफ, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो आई। जे वाला वाई एक्सिस की तरफ, और के वाला जेड एक्सिस की तरफ। जैसे 2i कैप है, इसका मतलब 2 यूनिट है इस पे, एक्स एक्सिस पे। 3j कैप है, 3 यूनिट है वाई एक्सिस पे। ठीक है। और 4k कैप है, 4 यूनिट है जेड एक्सिस पे। माइनस होता है तो नेगेटिव एक्सिस पे जाता है। ठीक है। अब कैप का क्या मतलब है? ठीक है, कैप का मतलब है ये i कैप, j कैप, k कैप। कैप से क्या मतलब होता है? कैप का मतलब होता है, कैप रिप्रेजेंट करता है किसे? यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ना अभी समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारा एक टॉपिक है मैग्नीट्यूड, है ना। उसी से आता है ये यूनिट वेक्टर कैसे बना। मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है। जैसे कि यही वाला वेक्टर ले लेते हैं ए। 2i है, मैंने 3 कर दिया है। 2i + 3j +4k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसे मॉडुलस के अंदर। मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में ही आने वाला है वेक्टर का। √a² +b² +c²। ठीक है। ए बी सी क्या है? ए बी सी हमारे आई का कोफिशिएंट ए, जे का कोफिशिएंट बी और के का कोफिशिएंट सी। उसके बाद यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम। 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। है ना। सॉल्व कर लो और ऐड कर दो, मैग्नीट्यूड निकल ही आएगा। कितना आ जाएगा? 29 रूट में।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया, √29। मैग्नीट्यूड को बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिर्फ ए 29, √29। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को दो तरीके से हम लिख सकते हैं। जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, वो यूनिट वेक्टर होते हैं। जैसे आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसलिए यूनिट वेक्टर है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर होते हैं। समझ में आया? उसके बाद अब मान लो यूनिट वेक्टर निकालने को कहते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड, ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, उसका मैग्नीट्यूड √29, डिवाइड कर दो, ए कैप इक्वल टू 2/√29, आई अलग अलग कर रहा हूँ बस सेपरेट, 3/√29 j 4/√29 k, ये आ गया। ठीक है, ऐसे भी मान लो 3 वेक्टर दिए हैं, ए आई प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर दिया है 3i माइनस j माइनस k, सी वेक्टर दिया है i प्लस j प्लस k, है ना। कैप लगा होगा, हम बार बार कैप नहीं लगाएंगे, एग्जाम में कैप लगा लेना, बार बार कैप लगाने से बस टाइम जाता है, एग्जाम में लगा लेना तुम कैप। ठीक है, तो कह दें फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of, find the unit vector in the direction of a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, या फिर ऐसे कह दे 2a प्लस 3b प्लस c। तो सिंपल सी बात है, पहले तुम्हें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, 2a प्लस 3b प्लस सी, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा, जो भी दिया होगा 2a प्लस 3b प्लस सी, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी सॉल्व कर लो। आई वाले को आई से प्लस करेंगे, जे वाले को जे से, और के वाले को के से। 2i 4j और 6k, 3 से करो 9i माइनस 3j माइनस का 3k प्लस i प्लस j प्लस k। ठीक है, सॉल्व करो, 2i और 9i 11i प्लस 1 12i, 4j 5j और माइनस का 3j 2j आ जाएगा, 6k माइनस 3k 3k और प्लस 1 4k। जो ये वेक्टर आया इसको एक नया नाम दे दो, डी वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे, डी कैप इक्वल टू डी वेक्टर अपॉन में डी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब डी वेक्टर तो लिखा हुआ है 12i प्लस 2j प्लस 4k, जिसका ले लो मैग्नीट्यूड
12 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 164 आ गया रूट में। रूट निकल जाएगा जितना भी, निकाल के सबके नीचे अलग अलग। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना सीखा हमने और यूनिट वेक्टर निकालना सीखा हमने। आगे चलते हैं। देखो, मान लो कह दें फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर whose initial point is ए दे दो, कुछ भी दिया होगा जो भी, एंड टर्मिनल पॉइंट इज बी। कह रहे हैं एक वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताओ, उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दिया। ठीक है, देखो वैसे तो शॉर्टकट में, चलो शॉर्टकट में ही समझ लो। अगर हमें ए बी निकालना होता है, ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी क्यों निकालना है? टर्मिनल पॉइंट बी है और स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो ए बी निकालना है, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस, ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी और ओ ए क्या होते हैं? अगर एक पॉइंट का कोई हम वेक्टर बनाते हैं, क्योंकि वेक्टर बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए, डायरेक्शन होती है ना ए से बी, वेक्टर बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए। अगर हम सिर्फ एक पॉइंट का वेक्टर बनाए, मान लो कोई बी पॉइंट है, तो उसका जो वेक्टर बनता है वो ओरिजिन से बनाते हैं हम, ओ बी। तो इस वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो जैसे ओ बी बनाना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में हम क्या करते हैं, सिर्फ बी के कोऑर्डिनेट्स में आई जे के लगा देते हैं। जैसे 4 6 1 है, 4i प्लस 6j प्लस के। ठीक है, ओ ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब ए बी निकालना है, तो ओ बी में से बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दो। 4i माइनस 2i 2i, 6j माइनस 3j 3j, k माइनस 4k माइनस का 3k, ये आ जाएगा ये भी वेक्टर। ठीक है, अब मान लो कह दें फाइंड 3 पैरेलल वेक्टर, थ्री पैरेलल वेक्टर टू ए बी। तीन पैरेलल वेक्टर बताने ए बी के, ए बी के पैरेलल तीन वेक्टर बताने हैं बेटा। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है ना, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4i 6j माइनस 6k। एक बार 3 से कर दो, 6i 9j 9k। एक बार 4 से कर दो, 8i 12j 12k। इसका मतलब ये है, अगर हमें किसी भी वेक्टर के पैरेलल कोई वेक्टर निकालना है, तो उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, उस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो a इज इक्वल टू लेमडा भी हम पैरेलल की कंडीशन मान सकते हैं, जहां पे लेमडा एक क्या हमारा कांस्टेंट है। या फिर अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो उनका a1 अपॉन में a2, उनके a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि हमने इसमें किससे मल्टीप्लाई करा है, 2 से, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। a1 2 है हमारे पास, a2 4 है, b1 3 है, b2 6 है, c1 माइनस 3 है,
और C2 -6 है। सॉल्व करोगे तो 1/2 1/2 1/2। ठीक है। अब परपेंडिकुलर की तो कंडीशन बता दी, पैरेलल की तो बता दी, परपेंडिकुलर की तो बताऊं। ठीक है। कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है। देखो बेटा, कोई वेक्टर अगर लिखा है ना, जैसे कि 2 3 और 3, इसके जो वो है कोफिशिएंट ए बी सी, इसे बोलते हैं A1 B1 C1 या ABC, है ना। इन्हें हम इसके डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं, 2 3 और -3, डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं इन्हें। क्यों? ये x की तरफ 2 यूनिट है डायरेक्शन, ये y की तरफ 3 है, और z एक्सिस में नेगेटिव एक्सिस की तरफ -3। कंडीशन फॉर टू वेक्टर टू बी परपेंडिकुलर, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है बेटा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या आता है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला वही पुराना है ना, पुराने जैसे ये सेक्शन फॉर्मूला। मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, है ना, दो पॉइंट हैं ए और बी। कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। एक पी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मतलब कि ओपी निकालना है, विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1, है ना, जो भी रेशियो है M1 M2 ले लो। तो कैसे करते हैं सेम, तो वेक्टर थे तो अगर पॉइंट दिया होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। जैसे ए और बी हमें कोई पॉइंट दिया है तो पहले हम उसका पोजीशन वेक्टर बना लेंगे, OA OB करके, जैसे यहाँ बनाया था। पोजीशन वेक्टर कैसे बनते हैं? बस उनमें IJ के लगा देते हैं, 2I 3J 4K, जैसे यहाँ लगा दिया था ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, बस उसमें IJ के लगा देते हैं, पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है। फिर सेक्शन फॉर्मूला, जैसे M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2, तो M1 X2 M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2 लगाएंगे। एक ही बार लगाते हैं, y और x का नहीं है, क्योंकि वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर बना दिया। OP इक्वल टू M1 X2, X2 की जगह क्या गया OB, M1 OB प्लस M2 X1। ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है। अगर इंटरनली बोला है, ठीक है, और अगर एक्सटर्नली होगा तो माइनस हो जाएगा, M1 × OB माइनस M2 × OA M1 माइनस M2, अगर एक्सटर्नली आ जाएगा तो। अगर एक्सटर्नली आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ट्रायंगल लॉ, है ना, ट्रायंगल लॉ। ठीक है। ट्रायंगल लॉ क्या होता है? AB
देखो डायरेक्शन ए बी और बी ए बराबर नहीं है वेक्टर में। ए बी प्लस बी सी, इन दोनों की तो डायरेक्शन सेम है। ए बी प्लस बी सी, डायरेक्शन सेम है। सी ए नहीं, ए सी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इस थर्ड वाले की। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। बाकी हम पहले ए सी और सी बी इक्वल टू ए बी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम इसे चेंज करके भी लिख सकते हैं ना, जैसे क्वेश्चन है कि चार ऑप्शन में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, तो जैसे हमने इसे क्या चेंज कर सकते हैं, ए बी बी सी का सी भी कर दिया तो माइनस हो जाएगा, बी सी का सी भी कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ए सी को इधर ले आए। ठीक है, ए बी प्लस बी सी, ए सी को इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा। अगर इसे हमें चेंज करना है तो ए बी प्लस बी सी, ए सी को उधर उल्टा करते हैं तो प्लस का हो जाएगा ना। अगर सी ए का ए सी करेंगे या ए सी का सी ए तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये लग जाता है हमारा ये वाला, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में भी और वैसे क्वेश्चन में भी ये वाला लगाना पड़ जाता है हमें। तो क्या क्या सीख लिया हमने, मैग्नीट्यूड निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना, और हमने सीख लिया परपेंडिकुलर की कंडीशन, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट निकालना। स्केलर नहीं निकाला था शायद वहां, देखो स्केलर कंपोनेंट नहीं निकाला, ये हो गया स्केलर कंपोनेंट, इसी को हम स्केलर कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम स्केलर कंपोनेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने एक चीज जो रह गई, जैसे यूनिट वेक्टर सीखा था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये वाला यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। अब अगर कह दें हमें एक वेक्टर निकालना है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी। अब इन्होंने कर दिया फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, ठीक है। 8 यूनिट आ गया, यूनिट ही निकालना, यहाँ पे तो यूनिट है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, यहाँ है वेक्टर ऑफ 8 यूनिट, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ नहीं, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर आ गया डी कैप, जो भी डी कैप आ गया उससे कर दो 8 की मल्टीप्लाई। ये जो वेक्टर आया ना, इससे कर दो 8 की मल्टीप्लाई, 8 इंटू 12 i अपॉन में रूट 164, ठीक है। 8 इंटू 2j अपॉन में रूट 164, 8 इंटू 4k अपॉन में रूट 164, मतलब जो यूनिट वेक्टर आएगा उससे कर दो 8 की मल्टीप्लाई, तो हमारे पास वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास दो इसमें टाइप थे, क्या क्या, हमारे पास दो टाइप थे, क्या, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है, तो देखो जरा, ए
डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, चार टर्म है, एक हमारे पास ए डॉट बी है, एक ए का मैग्नीट्यूड है, एक बी का मैग्नीट्यूड है, एक कॉस थीटा है। चार में से तीन देंगे और एक निकालने को कहेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, इसी में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला भी बन सकता है, इसी फॉर्मूले से। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ए डॉट बी, पहले cos थीटा इक्वल टू ना, इस फॉर्मूले को ही ऊपर नीचे कर रहे हैं हम बस। ये cos थीटा, इसको डिवाइड में ले जाओ बस, तो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसमें। तीसरा जो हम सीखेंगे, डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं। उससे पहले एक दो प्रॉपर्टी जाननी पड़ेंगी ना, कि आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट के क्या होता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के तो वन होता है। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब जीरो होते हैं। क्या होते हैं? जीरो होते हैं। कैसे? ठीक है, इसी फॉर्मूले से होते हैं। देखो जैसे कि मैं आई, ए वेक्टर को भी आई ले लो और बी वेक्टर को भी आई ले लो, तो cos थीटा इक्वल टू, सॉरी, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा लो, चाहे cos थीटा का लगा लो, एक ही बात है। आई डॉट आई, ठीक है, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, cos, आई और आई के बीच में क्या एंगल होगा? एक्स एक्सिस की तरफ ही है ना, एक्स एक्सिस की तरफ ही होती है दोनों की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल जीरो। आई डॉट आई, आई का मैग्नीट्यूड वन, आई का मैग्नीट्यूड वन, cos जीरो भी वन, तो आई डॉट आई क्या आ गया? वन। सिमिलरली जे डॉट जे भी वन आ जाएगा। पर अगर ये आई और जे हो जाए, आई डॉट जे हो जाए, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड, आई और जे के बीच में एंगल कितना? आई और जे के बीच में एंगल कितना? 90। cos 90 क्या? जीरो, तो जीरो हो जाएगा ये तो, इसलिए आई डॉट जे क्या होता है? जीरो। ठीक है, अब देखो जरा, अब दो वेक्टर दिए हैं तो उनकी हमें डॉट मल्टीप्लाई करनी है। मान लो 3i प्लस 4j प्लस 5k, दूसरा वेक्टर b 3i प्लस 6j माइनस k। हमें ए डॉट भी करना है। मान लो 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट 3i प्लस 6j माइनस k। तो अगर हम 3i की 3i से करेंगे तो आ जाएगा 9i डॉट आई। 3i की 3i से करेंगे तो 9i डॉट आई, आई डॉट आई वन। 3i की 6j से करेंगे तो i डॉट j जीरो होता है। 3i की k से करेंगे तो i डॉट k क्या होता है? जीरो होता है। इसलिए i वाले कंपोनेंट की i वाले से करेंगे, फिर j वाले की i से करेंगे तो जीरो आएगा, j वाले की k से करेंगे तो जीरो आएगा, j वाले की j से करेंगे तो j डॉट j वन आ जाएगा। सेम सिमिलरली k वाले की सिर्फ k से करेंगे।
4 6 जा 24, 5 1 जा 5 ये ए डॉट भी एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट भी है। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी है तो अगर ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, स्केलर क्वांटिटी है, चाहे ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, दोनों क्या आएंगे, इक्वली आएंगे। दोनों क्या आएंगे हमारे पास, इक्वली आएंगे। ठीक है, ये बेसिक है, अगर ये सब समझ गए तो सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। इसके बाद है बेटा, अगर किसी वेक्टर को उसके ही डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगली उसमें देखते हैं, अगर किसी वेक्टर को उससे ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, है ना, जैसे कि 2i + 3j + 4k, सॉरी, है ना। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, फोर, 9 और ये आ जाएगा 16, 29 आ जाएगा रूट में। अब ए के डॉट ए से ही कर देते हैं, ठीक है, ए वेक्टर की डॉट ए से ही करते हैं, तो क्या आएगा, ठीक है। तो आई वाले की आई से, 2i की 2i से, 4i², आई डॉट आई 1 हो जाएगा। 3j की 3j से, 3 3 जा 9, j डॉट j 1, 4k की 4k से, k डॉट k 1। ठीक है, तो a डॉट ए क्या आया, ये क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, और ये 29 है और ये √29 है। ए डॉट ए आया बेटा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट ए क्या है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा हमारा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि ए क्रॉस बी करके कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं आती है, क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आती है ना, इसलिए। तो पहले तो इसका भी फॉर्मूला है बेसिक, देखो क्या फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा आता है यहाँ पे, है ना, साथ में ये एक और आता है वेक्टर एन कैप टाइप मान लो, है ना। ये एक यूनिट वेक्टर है, कैप लगा हुआ है। अब इसका क्या काम है वो देखेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, है ना। अब आई डॉट आई जैसे पुकारा था, जैसे आई क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस जे क्या होता है, और के क्रॉस के क्या होता है। ठीक है, अगर हम निकालें जैसे हमने उसमें निकाला था, देखो इसमें फॉर्मूला साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी, चलो साइन थीटा से रहने दो, ए क्रॉस बी के फॉर्मूले से ही निकाल दो, है ना। अगर हम ए को भी आई मान लें और बी को भी आई मान लें, और ए क्रॉस बी वाले फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं आई क्रॉस आई इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, साइन
आई और आई के बीच में एंगल जीरो, साइन जीरो क्या होता है जीरो, इसलिए आई क्रॉस आई क्या आ जाएगा, ये तो बनाएगा, ये बनाएगा जीरो, तो ये जीरो आ जाता है। सेम जे क्रॉस जे भी जीरो आ जाएगा, के क्रॉस के भी जीरो आ जाएगा। ठीक है। और आई जे और के इनमें चलती है साइकिल, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आई क्रॉस जे के आ जाता है, आई क्रॉस जे क्या आ जाता है के, और जे क्रॉस के क्या आ जाएगा आई, साइकिल चलती है, आई क्रॉस जे के आएगा। ठीक है। अब जे क्रॉस के, जे से के जाएंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई जे आएगा। उल्टा जाएंगे, मान लो आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई जाएंगे तो माइनस का के आएगा। ठीक है। जे क्रॉस के तो आई होता है, पर के क्रॉस जे माइनस का आई हो जाएगा, के क्रॉस जे। ठीक है। तो ये याद रखना है साइकिल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखो जरा, अगर ए डॉट भी जीरो आ जाए, मान लो ए डॉट भी जीरो आ जाए, इसका मतलब ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर ए क्रॉस बी जीरो आ जाए, इसका मतलब ए और बी आपस में क्या है, पैरेलल। ए और बी आपस में क्या है, पैरेलल। क्योंकि यहाँ देखो आई और आई साइन जीरो, दोनों पैरेलल हैं जब आ रहे हैं जीरो, और वहां पे आई जे दोनों के बीच में एंगल 90 तब आया था जीरो। अब ए क्रॉस भी निकालते कैसे हैं, है ना, जैसे दो वेक्टर दिए तो ए क्रॉस भी कैसे निकालते हैं वो देखो जरा। मान लो दो वेक्टर दिए तुम्हें, 2i प्लस 3j माइनस के, दूसरा वेक्टर दिया है 3i प्लस जे प्लस के। ए क्रॉस भी निकालना है, डिटरमिनेंट तो सबने पढ़ा है भी। ठीक है। तो डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं वैसे ही आएगा। आई लिखो, यहाँ लिखो जे, यहाँ लिखो के, 2 3 माइनस 1 3 1 1। सॉल्व कर लो इसे, डिटरमिनेंट जैसे करते हैं सिंपल। आई, ठीक है, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, 3 प्लस 1 जे, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 2 3 माइनस 1 1, 2 1 जा 2 प्लस 3 के, कॉलम और रो छोड़ेंगे, 2 माइनस 9 4i माइनस 5j माइनस 7 के। ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। ठीक है। इसे सी मान लो। अब देखो सी और ए में कुछ रिलेशन, अगर मैं ए डॉट सी करने जाऊं, क्या करने जाऊं ए डॉट सी, तो क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट 2 4 जा 8, आई वाले के आई से, 3 5 जा 15 माइनस 7 माइनस 1 इंटू प्लस माइनस 7 प्लस 7, क्या आ गया ए डॉट सी जीरो। इसका मतलब ए जो है और जो सी है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर।
ऐसे बी और सी का देखते हैं बेटा। ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई आई वाले की आई से, जे वाले की जे से, के वाले की के से, 0 आ गया। इसका मतलब बी और सी भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है ए क्रॉस बी करने के बाद जो वेक्टर आता है, जैसे लेट सी मान लो, वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी करने के बाद जो वेक्टर आता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मान लो हम इसका यूनिट वेक्टर बना दें सी कैप। कितना आ जाएगा, 25, 49, 16, 90 आ गया। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें बोला जाए दो वेक्टर देके बोला जाए फाइंड द वेक्टर, एक वेक्टर बताओ, फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अगर हम ए और बी के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना चाहते हैं तो सिंपल है, उसका क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर आता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और अगर ये क्या है, फाइंड द वेक्टर के जैसा तो यूनिट वेक्टर निकाल दो, है ना। तो उस वेक्टर को निकाल के उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके क्या बना दो, उसका यूनिट वेक्टर। और यही यूनिट वेक्टर होता है हमारा ये एन, ये वाला। ठीक है, देखो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग वेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग वेक्टर, हाफ AB क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड। कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले सकते हो, AB BC, AB AC, कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले सकते हो, है ना। हाफ AB क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है, कोई भी दो, AB BC भी हो सकती हैं, AB AC भी हो सकती हैं, AB और CA या AC कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही निकालना है, कोई भी दो साइड। अगर सेम बात हम करें पैरेललोग्राम पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD यूजिंग वेक्टर, इसमें हाफ नहीं आता, कोई भी दो एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड AB BC। ठीक है, BA AD भी ले सकते हैं, CD DA भी ले सकते हैं, पर ध्यान के रखना है अपोजिट साइड नहीं लेनी, क्योंकि अपोजिट साइड होती है पैरेलल, और पैरेलल का तुम करते हो अगर क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या आता है आंसर, 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है।
इसलिए कोई भी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। स्क्वायर का भी पैरेललोग्राम कह दें, रेक्टेंगल में भी ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, स्क्वायर में भी लगा सकते हैं, ठीक है, सेम। अब बात आती है डायगोनल्स की। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, कभी कभी डायगोनल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि डायगोनल बताओ, ठीक है। तो ये वाली जो डायगोनल, मान लो ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड बी है, तो ये वाली जो डायगोनल होगी वो होगी ए प्लस बी, ए सी। अगर बोलें फाइंड द डायगोनल, या फिर बोलें फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो पहले डायगोनल निकालनी पड़ेगी ना, फिर उसका यूनिट वेक्टर। तो ए सी क्या चाहिएगी, दोनों डायगोनल, इन्हें ए इसका यूनिट वेक्टर मान लिया ए बी, इसका बी मान लिया बी सी का, ए प्लस बी करके। और दूसरी मान लो बी डी डायगोनल निकालनी पड़ जाए, तो वो आएगी बेटा बी माइनस ए। अगर डायगोनल्स की बात करें तो वो आएगी बी माइनस ए, ठीक है। और ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, ठीक है। ये सारा का सारा बेसिक था हमारा इसका, वेक्टर्स का। अगर हम इस बेसिक को अगर अच्छे से पढ़ लोगे आप लोग, तो सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे बहुत आराम से, है ना। आसान है बहुत चैप्टर, पर ये बेसिक क्लियर होने चाहिए सारे। एक चीज और देख लो जरा, डायरेक्शन रेशियो वगैरह, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, रेशियो तो बता दिया था, कोसाइन देख लो। मान लो एक ए वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो डायरेक्शन रेशियो 2 3 4, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन्स कैसे निकलते हैं, देखो कॉस कोसाइन मतलब ये जो कॉस होता है ना, साइन कॉस वाला, इसकी फुल फॉर्म होती है कोसाइन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को बोलते हैं एल एम ठीक है, एल एम एन। तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं, इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड पहले, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितना आएगा √29। तो डायरेक्शन रेशियो को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन 2 अपॉन में √29, 3 अपॉन में √29, 4 अपॉन में √29, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को अगर आप देखोगे, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड, वेक्टर हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k, मैग्नीट्यूड हो गया √29। तो यूनिट वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा √2/√29i, 3/√29j, 4/√29k। यही तो बेटा एल है, ये एम है और ये एन है। इसका मतलब हम यूनिट वेक्टर को एल आई प्लस एम जे प्लस एन के भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है
सारे डायरेक्शन रेशियोज को उसके मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड, 2/√29, 3/√29 और 4/√29। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर का एल है, ये एम है और ये एन है। तो यूनिट वेक्टर को हम एल, आई, एम, जे और एन के लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो इंक्लिनेशन, अगर एक वर्ड पढ़ोगे आप इसमें, एक वर्ड इंक्लिनेशन पढ़ोगे, है ना। इंक्लिनेशन मतलब एंगल, है ना, एंगल निकालना। कहेंगे दो वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड शो कर दो, या फिर एक क्वेश्चन देखो ये है, शो दैट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड is equally inclined to I, J and K। इसका मतलब I और I प्लस जे प्लस के बीच में एंगल निकालना है, J और I प्लस जे प्लस के बीच में एंगल निकालना है। के I प्लस जे प्लस के बीच में एंगल निकालना है, तीनों के बीच में एंगल निकालना है, और एंगल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है। तो ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस। आज तो सिर्फ हमने थ्योरी पढ़ी है ना। अगली क्लास में फिर हम क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। चलो, आज के लिए इतना ही।